So hello everyone, this is Abhishek and welcome you all in this great learning platform. So guys, welcome back to the वरदान सीरीज। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आर्ट एंड कॉमर्स के लिए। सो गाइस क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए वीडियो है पूरा 25। सो गाइस पूरा जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है वरदान सीरीज में। सो गाइस आपको भी एकदम मन से लग जाना है, इन क्वेश्चन को आपको गाइस मन से प्रैक्टिस करना है, इनकी वैरायटीज को देखना है। CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 को लेके ये वीडियो है। सो गाइस वरदान सीरीज इस बार क्लास 9 और क्लास 11th के लिए आ रही है। क्लास 6 के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, क्लास 6 के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है ना, ये लॉटरी बेस पे उनका हो रहा है। तो प्रैक्टिस जो हो रही क्लास 11th और क्लास 9th की कराई जा रही है, ठीक है। तो यार 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आर्ट एंड कॉमर्स के लिए आज वीडियो है, और इसके बाद जो है क्लास 9th के लिए वीडियो आएगा, है ना, क्लास 9 मैथ्स के लिए। तो गाइस बिल्कुल भी आप लोग एकदम से रेडी रहिए। चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तरीका वही गाइस, फटाफट आपको करते चले जाना है, मैं रुकने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा। आपको बताना है गाइस लास्ट में आपने जो है 25 में से कितना क्वेश्चन किया, ठीक है। तो गाइस बढ़ते फटाफट से। इसमें याद रखना है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, ज्योग्राफी, ये सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड। ऑप्शंस दे देता हूँ, जिनको आता है फटाफट से लगाते जाना, जिनको नहीं आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा, वो सुनने की कोशिश करो और फिर आंसर आपको ही लगाना है पहले, ठीक है। मैं तो बता ही रहा हूँ। बताओ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल सब्जी की खेती को क्या कहते हैं, बताओ फटाफट से। फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। खुद से ABCD जो भी लग रहा हूँ अंदर से ईमानदारी से वो लगाते चले जाना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर गाइस है हॉर्टिकल्चर इज़ द राइट आंसर। देखो फ्लोरिकल्चर जो होता है आपका, है ना, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स होता है। एग्रीकल्चर आप जानते ही हो, कृषि यानी क्रॉप्स का खेती हो गया आपका। और सेरिकल्चर जो होता है आपका जो है सिल्क का खेती, है ना, सिल्क का कल्टीवेशन करते हैं ऑन लार्ज स्केल, इसको करते हैं सेरिकल्चर। और आपका C हो गया हॉर्टिकल्चर इज़ द राइट आंसर, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन के सामने। पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स। ऑप्शंस देखो, जिनको आता है समझ में लगाओ, है ना। लगता है मैं ऑप्शंस के सामने हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऑप्शंस के पीछे चला जाता हूँ। सो गाइस अब बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। बताओ पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जी हाँ, है ना। पावर शेयरिंग मतलब सोचो ना, पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, पावर सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। पावर शेयरिंग की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि टकराव ना हो सके, है ना, कोई एक सुपर पोजीशन पावर पे ना रह सके कि नहीं वही सबको दबा दे। इसलिए गाइस जो है पावर का शेयरिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपस में टकराव को रोक सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के सामने। फेमिनिस्ट मूवमेंट आर एम्ड एट। मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या एम था। A लिबर्टी, B पार्टिसिपेशन, C इक्वलिटी या D पावर। जल्दी बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर गाइस C इक्वलिटी, है ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि वुमेन से रिलेटेड है। तो गाइस सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो इसीलिए गाइस इक्वलिटी पे बेस था ये। इसका एम ही था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जैसे बॉयज़ को ऐसे गर्ल्स को, जैसे मेन को ऐसे वुमेन को, ठीक है। सो गाइस 4th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। बताइए जल्दी से। आर्टिकल 352, धारा 352 किससे रिलेटेड है, हमारे संविधान में किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। देखो क्वेश्चंस की वैरायटी को देखो, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, मे भी आ सकता है, अच्छी बात हो जाए, बट इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ ना, इस तरीके के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। आर्टिकल वगैरह जो भी किताब में दिए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट को एक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको फटाफट से कहीं नोट कर ले, पढ़ ले, ऐसे की जाती तैयारी। ये नहीं कि सारा कुछ पढ़ते रहो, है ना, अंत तक पढ़ते ही रह जाओ। भैया उसको समझना भी होता है, इंपॉर्टेंट याद भी करना होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है नेशनल इमरजेंसी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ। सो गाइज आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पता इनमें से कौन सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जिनको पता है फटाफट से इसका आंसर लगा दीजिए, जिनको नहीं पता है तो कहीं मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है C, चाइना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म।
अब इसके अंदर गाइस 8 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और आपका हो गया श्रीलंका, फिर आता है आपका मालदीव और बांग्लादेश, ठीक है। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे चाइना गाइस इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 6, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड है। बताइए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फटाफट से लगाते जाइए। जी हाँ, करेक्ट आंसर है इसका ए, राजस्थान इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं 25 में से आपका कितना सही होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ब्राज़ील स्टैंड फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। बताइए ब्राज़ील इसमें नंबर 1 किस मामले में है? लिनसीड, टी, कॉफ़ी या रेपसीड? जल्दी बताइए, ठीक है। देखो जिनको ऑप्शंस पता है, जिनको आंसर पता है वो देख के लगा दीजिए, है ना। जो ऑप्शन में ही खो जाएंगे ये सब का मीनिंग क्या होता है, लिनसीड, रेपसीड क्या होता है, तो आप मीनिंग में ही खोए रहेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर गाइज कॉफ़ी इज़ द राइट आंसर। कॉफ़ी के मामले में गाइज ब्राज़ील, जी हाँ, ब्राज़ील नंबर 1 पे आता है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट में लिनसीड और रेपसीड की हिंदी क्या होती है। देखता हूँ आप इनका हिंदी नाम भी जानते हो, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन के सामने। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू। बताइए इसमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट करवाता है? लोकसभा का या राज्यसभा का, लोकल बॉडीज़ का, प्रेसिडेंट इलेक्शन? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तेज लगेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है लोकल बॉडीज इज द राइट आंसर। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड इन। बताओ भैया ह्यूमन राइट का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो हुआ था उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 1950, 1945, 1949 या 1948? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 1948 इज द राइट आंसर, 1948, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए? जल्दी बताइए। 35, 30, 42, 45? इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 ईयर, ठीक है। मिनिमम यानी कम से कम आपका 30 साल एज होना ही चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे आप सीएचएस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसे देख जरूर लीजिएगा जिन्होंने देखा ही नहीं और सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन के सामने। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? बताइए उपराष्ट्रपति का टर्म कितना मतलब उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी बताइए। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑप्शंस अपने अपने लगाते रहिएगा, ठीक है, और चेक करिएगा खुद से ईमानदारी से आपने 25 में से कितना किया। इसका करेक्ट आंसर गाइस 5 साल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 5 ईयर्स का होता है। तो बताइए कमेंट में इस समय के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक ओर? इनमें से ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं जिप्सम, माइका, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, इनमें से बताइए मेटेलिक ओर कौन सा है, ठीक है, जिससे मेटल निकलता है ना। तो मेटेलिक ओर मतलब क्या? जिससे मेटल निकलता हो। इसका करेक्ट आंसर गाइज डी, बॉक्साइट इज द राइट आंसर, ठीक है। बॉक्साइट से आपको एल्युमिनियम मिलता है, बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम मेटल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम क्या इनमें से? ग्रीनविच मेरिडियन, आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर? सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर गाइज ए, ग्रीनविच मेरिडियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 विच कंट्री इज द लीडर इन व्हाइट रिवोल्यूशन? बताओ व्हाइट रिवोल्यूशन में इसमें कौन सी कंट्री जो है लीडर थी? देखो जिसको पता ही नहीं है व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसने पढ़ा है, इसको पता है व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, वो बता पाएगा कौन सी कंट्री लीडर थी और क्यों हुआ था, क्या था ये। इसका करेक्ट आंसर गाइज इंडिया। इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इसके जो है इसके लीडर जो थे यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब क्या? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। दूध की बहुत कमी हो गई थी, है ना, तो इसलिए उसको वापस से बैलेंस करने के लिए, ताकि गाइस मिल्क का प्रोडक्शन वापस से बढ़ सके, ग्रो कर सके, है ना। तो गाइस इंडिया में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था यहाँ पे जो है व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ये आपके डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कनेक्टेड विद कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज? इनमें से कौन सा एक मूवमेंट है जो कंजर्वेशन ऑफ ट्री से रिलेटेड है? बताइए फटाफट।
एपिको मूवमेंट, गंगा एक्शन मूवमेंट, मुक्ति आंदोलन या नॉन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो गंगा एक्शन मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, आपको साफ ही दिख रहा है कि वो गंगा एक्शन मूवमेंट वो आपके रिवर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, पानी वाटर बॉडी से। सो इसका करेक्ट आंसर है एपिको मूवमेंट इज़ द राइट आंसर। जिस प्रकार से आपका चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में, वो भी याद करो, पेड़ों को सब ऐसे घेर लिए थे, है ना, ट्रीज़ को सब, कि नहीं कटने देंगे। तो उसी प्रकार से एपिको मूवमेंट भी आपका कर्नाटक में हुआ था, उसी से इंस्पिरेशन था चिपको मूवमेंट से, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये एपिको मूवमेंट है आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ ट्री से रिलेटेड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वेयर इज़ द टेम्पल नोन एज ब्लैक पैगोडा सिचुएटेड? ब्लैक पैगोडा कहाँ पे, जल्दी बताइए फटाफट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको गाइस ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इसका डार्क कलर है, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर स्टोन से बना हुआ है, इसके लिए इसको नाम है ब्लैक पैगोडा। ये कोणार्क में है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या CR दास यानी चित्तरंजन दास? जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है CR दास इज द राइट आंसर, यानी चित्तरंजन दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन के सामने। इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा टुक प्लेस? चौरी चौरा का घटना कब हुआ था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी बताइए फटाफट से। सो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, 1922 इज द राइट आंसर, ठीक है। चौरी चौरा का घटना गाइस 1922 में हुआ था, जो कि आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? देखो यही सब तो है यार इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप ऑप्शन देख के ऑप्शंस की मदद के भी आप लगा सको। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब चीज़ आप पढ़े रहने चाहिए, है ना, इसीलिए कहता हूँ अंडरलाइन कर लिया करो पढ़ते वक्त बुक वगैरह। इसका करेक्ट आंसर है गाइस 1930 इज द राइट आंसर, जो कि आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ब्लैक सॉयल इज ऑल्सो नोन एज? ब्लैक सॉयल का और दूसरा नाम क्या है? हंगर, खादर, रेग्यूर या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए। एक बार नन ऑफ दीज आए ना तो एक बार सोच लेना चाहिए, क्या तीनों ऑप्शन में से पक्का क्लियर है कि वो तीनों ऑप्शन नहीं है? ऑल ऑफ दीज तो मैक्सिमम टाइम सही हो जाता है, कि नन ऑफ दीज लगाने से मैक्सिमम टाइम आपका सही नहीं होता है, एक बार जरूर देख लेना चाहिए। उसका इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेग्यूर इज़ द राइट आंसर। ब्लैक सॉयल को रेग्यूर सॉयल भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर? इनमें से जो आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ दीज, इनमें से बताइए टर्शियरी सेक्टर के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? कोई एक आता है या सभी आते हैं? जल्दी बताइए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट इज़ द राइट आंसर। देखो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। सो गाइस बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अ फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी वॉज? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सब किताबों के नाम है, ठीक है। तो बताइए महात्मा गांधी का इसमें से कौन सा किताब है? बहुत ही फेमस बुक है, जल्दी बताइए फटाफट। आनंद मठ या द फॉल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या हिंद स्वराज? जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज इज द राइट आंसर, जो कि इनका बहुत ही फेमस बुक है महात्मा गांधी का। आपको कमेंट बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसकी है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सो आज बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुल मिला के इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करेंसी कौन इशू करता है। जो भी आप नोट वगैरह देखते हो, कॉइन्स देखते हो, ये सब कहाँ से छप के आता है, कहाँ से बनता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक? जल्दी बताइए फटाफट से। सो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI कहता है, सावधान बनिए, सतर्क रहिए, ठीक है। सो गाइस RBI छापता है ना जितने भी नोट्स वगैरह हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है RBI सबका जिम्मेदारी संभालता है, करेंसी आपको इशू करता है, ठीक है। जितने भी अपने नोट्स देखते हो छप के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके स्क्रीन के सामने। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट में कोपरा भी बोलते हैं, किस ईयर में किस ईयर में गाइज इनेक्ट किया गया था, यानी किस ईयर में इसको घोषित किया गया था? जल्दी बताइए फटाफट से। कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपके इकोनॉमिक्स का सवाल है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर 1986 इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ नोन एज। 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून घोषित किया, उसका नाम क्या है? राइट टू चूज एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट या एंटी करप्शन एक्ट? जल्दी बताइए। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। 2005 में ये घोषित किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या बोलता है कि हमको मतलब एक ऐसा ये पावर दिया जिससे नॉर्मल है ना, जो आम जनता है ये किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पुलिस प्रशासन के अंदर जैसे कोई केस हो गया तो उसमें आरटीआई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई फाइल करते हो ताकि हम जो ज़रूरी चीज़ें जो हमको जानना चाहिए वो पता चल सके। कोई प्रोडक्ट वगैरह का लॉन्चिंग हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उसके अंदर की क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिल सके, समझ रहे हो, गवर्नमेंट से या प्रशासन से। तो ये काफ़ी अच्छी भी चीज़ें हैं ना। ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ जान लोगे कि ये बताइए कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, जिससे हमारे ऐसा नहीं हो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को मतलब ऐसा कुछ सिक्योरिटी वाइज नुकसान हो। जितना राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर चीज़ें लिखी गई है, जितना डाटा आपको मिलना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना हो, उतना इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, है ना। और बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है, अगर ना भी मिले कि ये चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है या क्या है कि किसके बारे में, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, है ना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की पावर। ये 2005 में इनेक्ट किया गया था, ठीक है। सो गाइज, ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्ट एंड कॉमर्स के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, है ना। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हो या नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आज वरदान सीरीज़ में आर्ट एंड कॉमर्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए ये लेके आया था। अब इसके बाद जो है क्लास 9th के लिए जो है मैथ्स की वीडियो आएगी, है ना। क्लास 9th और 11th के लिए पैरेलल चल रहा है। अब लाइन से सीक्वेंसली फटाफट से वीडियो आएंगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वरदान सीरीज़ कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट में। और साथ ही साथ देखो यार, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ है प्री-वाईक्यूज़ लगाने हैं और आपको वरदान सीरीज़ के वैरायटीज़ को देख लीजिए। आपका CHS का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखो वैरायटी को पकड़ के चलोगे ना तो गाइस आप एक वैरायटी से 4 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन रटते रहोगे तो कब तक कर पाओगे बताओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वैरायटी को पकड़ो, क्या क्या बार बार पूछ रहा है, देखो उस चीज़ों को, है ना। तो थोड़ा उस तरह की जब जानकारी लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे सही से, वरना सिर्फ एक एक क्वेश्चन को रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर रटना ही है तो आप वरदान सीरीज के क्वेश्चंस को पूरे PYQs के पूरे आंसर्स रट डालो। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन या सेम एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है रिपीट कर जाता है, तो उससे भी आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे। और वरदान सीरीज में फाइनली ये भी कंप्लीट हुआ है ना 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो है 9th का बताई दी हूँ आएगा। सो गाइस, मिलते हैं नया वरदान लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।